हेलो, वेलकम टू तौरेत। माय नेम इज साइमा सुल्तान और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैट पीजी 2023 को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी इन जस्ट 1 month। सो तौरेत इज रनिंग रफ्तार सीरीज वेयर वी आर गिविंग लाइव क्लासेस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ which can be asked in CLAT PG 2023। सो तौरेत रफ्तार सीरीज कंडक्ट करा रहा है जिसमें हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं लॉ सब्जेक्ट्स पर, उन लॉ सब्जेक्ट्स पर जो क्लैट पीजी 2023 के सिलेबस में गिवन है एंड क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम टू बी आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज। ओके, सो in the previous lectures we have discussed a 30 days study plan। previous classes में हमने 30 days study plan discuss किया है, कैसे आप लिमिटेड टाइम में क्लैट पीजी 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इन दैट स्ट्रैटेजी वी हैड डिस्कस दैट टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ है आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, स्पेशली फॉर लास्ट एटलीस्ट 2 years। इतना तो आपको पढ़ना ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसके अलावा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इस पॉइंट को कवर करने के लिए वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस में हम लोग इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड जस्ट बाय वन रीडिंग स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड, सो उस टाइप के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस में। एंड करेंटली वी आर डिस्कसिंग सीआरपीसी। इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं with respect to the important parts, and now the discussion is going on with respect to Criminal Procedure Code 1973। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन प्रोसीड करें, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू। तौरेत आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? पहली चीज़ है लाइव क्लासेस। सो ये लाइव क्लासेस यूट्यूब पर कंडक्ट हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं एंड यू आर नॉट विलिंग टू रीड एनी बुक और एनी अदर टेक्स्ट मटेरियल एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ classes, then you can go through our videos और आप इन क्लासेस को लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल एड्रेस दैट। ओके, सेकेंड थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी मटेरियल। सो स्टडी मटेरियल के लिए हम लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। बाय लेटेस्ट पैटर्न आई मीन क्लैट पीजी 2023 का पैटर्न है कि एक पैसेज दिया जाएगा आपको एंड बेस्ड ऑन दैट पैसेज few questions will be asked and most likely this pattern will be on any latest development। ठीक है, सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वी हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सम कैन बी इंडिविजुअली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड सम कैन बी मिक्स्ड मॉक टेस्ट, जैसा कि आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट्स फॉर प्रिपेयरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इन दोनों स्टडी मटेरियल्स का एक्सेस चाहिए सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। नाउ कमिंग टू अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 156 एंड 157 with respect to investigation, also section 155। so ये तीन provisions हम डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग भी डिस्कस कर चुके हैं which is given in section 2H, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंक्वायरी एंड ट्रायल। हमने तीनों डिफरेंट सिचुएशंस देखी थी कि कब तक जो स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज कहलाता है, कब वो इंक्वायरी का स्टेज अराइज होता है एंड व्हेन डज द स्टेज ऑफ ट्रायल स्टार्ट। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू मूव अहेड। सो आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम सेक्शन नंबर 158। व्हाट डज इट से? सेक्शन 158 says every report sent to a magistrate under section 157। ठीक है, सो लेट अस रिकॉल सेक्शन 157 जो हमने कल पढ़ा था। सेक्शन 157 में हमने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के पास जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस, ओके, लेट मी इन फैक्ट ओपन दैट प्रोविजन। सेक्शन 157 क्लॉज 1 ये कहता है, if from the information received or otherwise
Police officer has reason to suspect the commission of offense for which he is empowered under 156 to investigate. पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ऑफिसर के पास में. इन दैट केस वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जैसे ही उसे किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसके रिपोर्ट भेजेगा टू द मैजिस्ट्रेट, एंड ये रिपोर्ट वो भेजेगा इमीडिएटली, दैट मीन्स फोर्थविथ. एंड इसको बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट. ओके, कि क्या अकरेंस हुआ, क्या ऑफेंस कमिट हुआ जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है. ओके, एंड इन दिस अकरेंस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर विल आल्सो राइट कि क्या वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर केस को प्रोसीड कर रहा है या नहीं. तो हम उसी अकरेंस रिपोर्ट की यहाँ बात कर रहे हैं. सो सेक्शन 158 इज इन कंटिन्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 157. सेक्शन 158 क्या कहता है, एवरी रिपोर्ट सेंट टू मैजिस्ट्रेट. सो ये है हमारी अकरेंस रिपोर्ट सेंट टू मैजिस्ट्रेट अंडर 157 शैल, if the state government so directs, be submitted through such superior officer of police as the state government appoint. तो हमने 157 में क्या देखा था कि ये रिपोर्ट कौन भेजता है, ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, ऑफ पुलिस स्टेशन, ये भेजता है रिपोर्ट को. बट यहाँ प्रोवाइडेड है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई और सुपीरियर ऑफिसर इस रिपोर्ट को भेजेगा, इफ ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो, देन इन दैट केस ये वाला ऑफिसर नहीं भेजेगा, ये पहले फॉरवर्ड करेगा इस रिपोर्ट को टू सुपीरियर ऑफिसर. ओके, उसके बाद ये सुपीरियर ऑफिसर फर्दर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करेगा. ओके, यहाँ पर बीच में एक सुपीरियर ऑफिसर का इंटरवेंशन आ रहा है if he is authorized by the state government in that behalf. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, ऐसा क्यों प्रोवाइड किया गया है. सो ये एक तरह का सेफ गार्ड है. सेफ गार्ड इसलिए है कि आप ये मानिए कि एक ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया, सपोज कि दैट ही इज नॉट टेकिंग, ही इज नॉट प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, नॉट इन्वेस्टिगेटिंग. ठीक है, उसने डिसाइड किया बेस्ड ऑन एफआईआर और अदर इंफॉर्मेशन कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा. अब जब वो इस रिपोर्ट को, अकरेंस रिपोर्ट को भेजेगा सुपीरियर ऑफिसर के पास, देन दिस ऑफिसर विल आल्सो अप्लाई हिज माइंड. वो भी उस रिपोर्ट को रीड करेगा और उसे अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो यहीं पर इस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि ही शुड प्रोसीड अहेड विद द इन्वेस्टिगेशन. इसलिए यहाँ पर ये एक इंटरवेंशन प्रोवाइड किया गया है. बट अगर ऐसा वो नहीं करता है, देन जो अकरेंस रिपोर्ट है वो एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है, टू द मैजिस्ट्रेट. नाउ नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 2 सेज such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit. यहीं पर वो बात दी गई है कि वो रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. पहले आपने जो इंचार्ज है पुलिस ऑफिसर, उसने अकरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करी, फिर उसने सुपीरियर को सेंड की. अब सुपीरियर का काम है इसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजना, बट इस सुपीरियर के पास पावर है कि वो इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है आफ्टर रीडिंग दैट अकरेंस रिपोर्ट. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में क्या बोल सकता है कि सपोज अकरेंस रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा. ठीक है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ट्रुथ विल डेफिनेटली बी आउट. ठीक है, सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत कहाँ है, अगर वो कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा एंड सुपीरियर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो इसे इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे. ओके, एंड शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन, और वो क्या करेगा, जो ये अकरेंस रिपोर्ट उसके पास आई है इस वाले पुलिस ऑफिसर से, वो इसी में अपने इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर देगा, जिससे कि मैजिस्ट्रेट को भी पता चल जाए कि उसने इंटरवीन किया है, उसने प्रीवियस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया है, जो भी उसने डायरेक्शन दिया है वो यहाँ पर मेंशन करेगा, एंड ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट. इसके बाद वो मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगा इसमें अपने इंस्ट्रक्शंस ऐड करके. ओके, यहाँ पर दिया है वर्ड में, इसका मतलब वो उसकी डिस्क्रिशन है कि वो इंस्ट्रक्शंस ऐड करे या इसको एज इट इज फॉरवर्ड कर दे. तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन में कि अगर उसे लगता है कि ये जो अकरेंस रिपोर्ट है ये सही है तो एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा. इफ ही थिंक्स ही शुड इंटरवीन एंड मेक सम अदर इंस्ट्रक्शन,
तो वो अपना इंस्ट्रक्शन मेंशन कर सकता है एंड देन दैट पुलिस ऑफिसर इन चार्ज हैज टू कंप्लाई विद दैट इंस्ट्रक्शन। पुलिस ऑफिसर इन चार्ज को वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा एंड ये चीज मजिस्ट्रेट के नोटिस में भी आ जाएगी। ओके, सो इसको आप एक तरह का सेफगार्ड कह सकते हैं। क्यों है ये सेफगार्ड? ये सेफगार्ड आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि लॉ ये फेवर करता है कि किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तो यूजुअली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसी के बाद हमें पता चलेगा कि क्या कोई केस बनता है या कोई केस नहीं बनता उस सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है कि प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट आई है, जो एफआईआर फाइल हुई है, उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन हो और उसके बेस पे पुलिस ऑफिसर अपना ये ओपिनियन फ्रेम कर रहा है कि ये कोई क्राइम नहीं हुआ ऐसा जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। बट जब वो क्राइम सीन पर जाता है और डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करता है इन्वेस्टिगेशन की, तब उसे ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी पता चलती है, जिसके अकॉर्डिंग जस्टिस ये रिक्वायर करता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक सुपीरियर ऑफिसर का इंटरवेंशन दिया गया है जस्ट टू मेक श्योर दैट जस्टिस एक्चुअली हैपेंस। ओके, सो ये आपका सेक्शन नंबर 158। नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड to the next provision. Section number 159. सेक्शन 159 क्या कहता है? सच मैजिस्ट्रेट, अब हम ये कौन से मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं? द सेम मैजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अकरेंस रिपोर्ट। ये कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं आपके प्रोविजंस। ठीक है, ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? अकरेंस रिपोर्ट। वो क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट? 158 में हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर भेज सकता है सुपीरियर को और सुपीरियर उसे भेजेगा मैजिस्ट्रेट के पास। अब ये नेक्स्ट स्टेज है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा वो दिया है आपको 159 में। सो मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे। और इफ ही थिंक्स फिट, अब आप यहीं तक पहले समझिए कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब देगा? जब इस अकरेंस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला इस सिचुएशन में, तभी तो वो ऑर्डर देगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर पुलिस ऑफिसर ने ऑलरेडी लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इस ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो ये वो वाली सिचुएशन है। अब आगे देखते हैं मैजिस्ट्रेट और क्या कर सकता है। पहली चीज तो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड, वो खुद जा सकता है ऑन स्पॉट या फिर वो किसी सबॉर्डिनेट को भेज सकता है, सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को, टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए वो या तो खुद जा सकता है ऑन द स्पॉट या फिर किसी और को भेज सकता है, किसी और जुडिशियल ऑफिसर को। टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस। ठीक है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी या किसी और तरीके से अगर उसे केस डिस्पोज करना है, उसको पता करने के लिए वो ऑन स्पॉट जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो सच मैजिस्ट्रेट दिया है, कि कौन से मैजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, ये है जिसको ओआर भेजा गया है। ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली सेक्शन 157 में, कि अकरेंस रिपोर्ट उसे रिसीव होगी, फिर वो पुलिस ऑफिसर, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को तो वो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो वो मैजिस्ट्रेट यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। प्रोसीड हिमसेल्फ, क्यों वो जाएगा ऑन द स्पॉट या किसी को भेजेगा? इसका क्या पर्पज है? द पर्पज इज इफ ही इज नॉट श्योर वेदर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन और नॉट। सो ये जो यहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है, इसका लिमिटेड पर्पज है, क्योंकि यहाँ पर मैजिस्ट्रेट सिर्फ इतना डिसाइड कर रहा है कि क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं। तो या तो वो डायरेक्ट ऑर्डर पास कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का, या फिर वो पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग कि ये प्रोविजन कब यूज में आता है? ये प्रोविजन तब यूज में आता है व्हेन अकरेंस रिपोर्ट मेंशंस दैट पुलिस ऑफिसर विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। ये चीज तो आपको अंडरस्टूड है। अगर वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इस सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट? अगर वो नहीं कर रहा है तब इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट आती है
कि मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पास करे। Purposes only to decide whether investigation should be done or not। तो यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है उसका सिर्फ इतना ही पर्पस है, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो रहा कि केस में कौन सी पार्टी राइट है और कौन सी पार्टी रॉन्ग है, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि जब जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई, अगर कोई जज जो है हमारे वो ऑन द स्पॉट जाते हैं, तो क्या वो फैसला करने के लिए जा रहे हैं? नो। अभी वो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए जा रहे हैं कि क्या इस केस में प्राइमा फेसी ऐसे एविडेंसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं। सो ये सेक्शन 159 आपका यूज में तब आता है अगर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है उस केस में। ओके, एंड इसकी स्टेज कब अराइज होती है? अकरेंस रिपोर्ट फाइल होने के बाद। जब मैजिस्ट्रेट के पास अकरेंस रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में वो इस ऑर्डर को पास कर सकता है, उस अकरेंस रिपोर्ट को रीड करके। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। 159 कम्स इनटू प्ले आफ्टर द अकरेंस रिपोर्ट इज सेंट। ठीक है, तो ये स्टेज हमें आइडेंटिफाई हो गई। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले उसने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक अकरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की। अकरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उसने सुपीरियर को सेंड करी, इफ दैट इज द केस। सुपीरियर ने इसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजा। अब मैजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 159 का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, सो ये अकरेंस रिपोर्ट के बाद में ये स्टेज अराइज हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 156(3) में भी इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज हुआ है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन 159, एंड 156(3) में वर्ड यूज हुआ है इन्वेस्टिगेशन। So 156(3) comes into play when police officer refuses to investigate or lodge FIR or for proper investigation. So ये जो स्टेज है हमारी 156(3) के इन्वेस्टिगेशन की, ये पहले अराइज होती है। ठीक है, या तो ये तब हो सकती है जब इनिशियली इंफॉर्मेशन रिसीव हुई पुलिस ऑफिसर के पास में और यहाँ पर उसने मना कर दिया, तो 156(3) में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का। या मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस स्टेज के बाद भी हो सकता है ये। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड देन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर इस सिचुएशन में ये इमीडिएटली तब अराइज होती है जब अकरेंस रिपोर्ट फाइल होती है। और ये जो ऑर्डर है आपका 156(3) का, ये इनिशियली भी पास हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा उस केस में, या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पर सही तरह से नहीं हो रहा, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास हो सकता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 156 क्लॉज 3 एंड 159। दूसरा डिफरेंस ये है कि 159 का स्कोप लिमिटेड है, वहां पर इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, जुडिशियल ऑफिसर स्पॉट पर जा रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं। 156(3) में मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। दिस इज द डिफरेंस। ओके, now we can move ahead to the next topic. So 156 is clear to you guys? 156 तो हमने कल डिस्कस किया था, 156(3) को अभी रिपीट किया है, एंड 158 एंड 159 वी हैड डिस्कस्ड। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Now we have to start with section number 154. अब हमें section 154 से start करना है। ये provision हमने कल की क्लास में छोड़ दिया था because this is a detailed provision. So आज हम इसे discuss करेंगे। It relates to FIR. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि FIR word कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है section 154 में, but still this is the procedure for filing an FIR. Okay. So let's see what does this section provide. Clause number 1, every information relating to the commission of a cognizable offence. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि FIR जो लॉज होती है अंडर सेक्शन 154, it is only with respect to cognizable offence. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ इंक्लूडेड नहीं है अंडर सेक्शन 154। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कहाँ जाते हैं हम? सेक्शन नंबर 155 में। एंड सेक्शन 155 हैज इट्स ओन प्रोसीजर।
वहां पर भी ये सिमिलैरिटी है दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी ब्रॉट इनटू राइटिंग। पहले ये इंफॉर्मेशन आपको राइटिंग में कन्वर्ट करनी होगी, दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर को। उसके बाद पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा अलोंग विद द इंफॉर्मेंट। ओके, ये हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अबाउट सेक्शन नंबर 154, लेट्स प्रोसीड। Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally, अगर वो orally दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, so it shall be reduced to writing by him or under his direction। या तो पुलिस ऑफिसर खुद उसे राइटिंग में करेगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट को बोलेगा टू पुट इट इनटू राइटिंग। उसके बाद क्या होगा, एक बार ये एफआईआर हमारी नोट डाउन हो गई, देन इट शैल बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। तो ये इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेंट इज नॉट लिटरेट इनफ टू रीड। ओके, सो उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ बोल के बता रहा है और कोई और पर्सन उसे लिख रहा है, तो लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनाया जाएगा कि क्या लिखा गया है एफआईआर में। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, या तो पहले से वो लिख करके लाया है इंफॉर्मेंट या पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसे लिखा गया है, इट शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। जिस पर्सन ने ये इंफॉर्मेशन दी है वो उस पर अपने साइन करेगा, सो दैट इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ एविडेंस कि ये किस पर्सन ने इंफॉर्मेशन सप्लाई किया है। ओके, एंड फ्यूचर प्रोसीजर में ये हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की। And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as state government may prescribe। ये तो हो गया आपका एफआईआर जो रिटन में ले लिया गया है। इसके बाद जो इसका क्रक्स है इस मैटर का, वो एक और बुक में भी नोट डाउन किया जाएगा, वो बुक जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए प्रेस्क्राइब कर रखी है। ओके, तो ये है आपकी फॉर्मेलिटी जो कंप्लाई करनी कंपल्सरी है। दैट मीन्स एफआईआर ओरली भी दी जा सकती है, रिटन में भी दी जा सकती है, लेकिन अगर वो ओरली सबमिट होती है पुलिस स्टेशन में, सो देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू पुट इट इनटू राइटिंग। राइटिंग इज नेसेसरी बिकॉज फर्दर एविडेंसेस में रिटन एविडेंस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये तो है आपका स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद आप देखिए प्रोवाइजो में क्या गिवन है। प्रोवाइजो सेज in the event that the person against whom an offense under section 354 and different clauses section 376, so ये दोनों जो प्रोविजंस हैं और इसके subsequent provisions इंक्लूडिंग सेक्शन 509, ये सब क्या है हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, सो इन केसेस में क्या होगा, पर्सन अगेंस्ट हुम यानी कि एक्यूज्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सॉरी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टिम। पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो हम विक्टिम की बात कर रहे हैं। विक्टिम क्या है, इज टेम्पररीली और परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। विक्टिम जो है जिसके अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है वो टेम्पररी बेसिस पर या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो गया है उस ऑफेंस की वजह से। ठीक है, देन क्या होगा, सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट। जो इंफॉर्मेंट है या विक्टिम है इस केस में, विक्टिम इंफॉर्मेंट है इस केस में एंड विक्टिम जो है वो डिसेबल्ड है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, तो कोर्ट जाएगा उसके रेजिडेंस पर। और यहाँ हम वुमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं यहाँ पर विमेन इज द विक्टिम। सो कोर्ट पुलिस ऑफिसर उस वुमेन के पास जाएगा एट हर रेजिडेंस और एट कन्वीनियंस प्लेस, अगर कोई और कन्वीनियंट प्लेस है तो वहां जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, तब जाकर के एफआईआर रिकॉर्ड होगा। ओके, ऐसा किस लिए है, दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द विक्टिम, क्योंकि विक्टिम ऑलरेडी डिसेबल्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे सो दैट जस्टिस कैन बी डन विद सच विक्टिम। उसके बाद क्या गिवन है आपको, क्लॉज प्रोवाइजो का क्लॉज बी, इट सेज रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्स। ओके, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन विक्टिम के घर पर रिकॉर्ड हो रही है या किसी और प्लेस पर एंड विक्टिम डिसेबल्ड है। ठीक है, सो वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह
उतना इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ओके, बिकॉज दैट पर्सन इज डिसेबल्ड। सो इस केस में रिकॉर्डिंग भी की जाएगी सो दैट दिस रिकॉर्डिंग कैन हेल्प द पुलिस ऑफिसर टू क्रिएट देयर ओपिनियन, वो अपना बेटर ओपिनियन फ्रेम कर सके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन वीडियोग्राफ होगी, ओके। Third thing is police officer shall get the statement of the person recorded by judicial magistrate under section 164(5)(a) subclause A as soon as possible। यहाँ भी वही विक्टिम है, हमारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके विक्टिम की बात चल रही है, तो अगर कोई ऐसा विक्टिम है उनका स्टेटमेंट जल्द से जल्द रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड दिस इज अ डिसेबल्ड विक्टिम, ओके। उनके केस में भी अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होना है सो कन्फेशन भी जल्द से जल्द रिकॉर्ड होना चाहिए। Now let's have a quick look at section 164 subclause 5A and subclause A. What does it say? It says in cases punishable under section 354, 354 capital A वही सारे provisions हैं, 376 के different provisions, and then section 509. After that it says the judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission is brought to the notice. तो ये वाले जो केसेस हैं इनमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी पुलिस ऑफिसर को, जितना जल्दी हो सकता है he should get the confession recorded, okay. So this is a safeguard for victims of sexual offenses, okay. इसके बाद क्या प्रोवाइडेड है सेक्शन 154 में? क्लॉज 2 says a copy of the information is recorded under subsection 1 shall be given free of cost forthwith to the informant। जैसे ही एफआईआर की को राइटिंग में लिया जाता है वैसे ही इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देने की ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की, ओके, सो दैट ही ऑल्सो हैज अ रिकॉर्ड, वो भी अपने पास रिकॉर्ड रख सकता है कि एफआईआर में क्या क्या स्टेटमेंट्स मेंशन किए गए हैं, ओके। थर्ड क्लॉज सेज एनी पर्सन अग्रीड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। अगर ऑफिसर मना कर देता है एफआईआर लॉन्च करने से, ही रिफ्यूजल, उस केस में जो हमारा अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड इंफॉर्मेंट जो है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या रेमेडी है? ही मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, वो इसका क्रक्स राइटिंग में लिख करके बाय पोस्ट सेंड कर सकता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी कि सुपीरियर ऑफिसर को वो भेज सकता है ये इंफॉर्मेशन, along with stating कि जो ये पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है ही इज नॉट टेकिंग हिज एफआईआर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये सुपीरियर ऑफिसर रिसीव करेगा, व्हाट ही कैन डू, इफ satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, अगर उसे लगता है कि इस केस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन ही शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर वो किसी और को डायरेक्ट करेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन, and such officer shall have all the powers of an officer in charge in relation to that offense। तो अगर सुपीरियर ऑफिसर दैट इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, राइट, एसपी के पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि किसी पर्टिकुलर केस में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इज नॉट टेकिंग द एफआईआर, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है हिमसेल्फ, या फिर वो किसी सबॉर्डिनेट को बोल सकता है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड इफ ही आस्क्स द सबॉर्डिनेट, वो किसी और को ऑथराइज करता है, तो इस पर्सन के पास वो सारी पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेशन की जो ऑफिसर इंचार्ज के पास थी, हु रिफ्यूज टू इन्वेस्टिगेट और हु रिफ्यूज टू टेक अप द एफआईआर, ठीक है। सो सेम पावर्स, पावर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये एक तरह की रेमेडी है कि अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाती है, पुलिस ऑफिसर मना करता है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके पास क्या रेमेडी है, दिस इज द पॉइंट, ओके। नाउ सेक्शन 154 इज डन। अब 154 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं,
154 सिर्फ 3 क्लॉजेस रीड करने से कंप्लीट नहीं होता। ओके, सो फर्दर क्या क्या सिचुएशंस हैं जो आपसे 154 से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, रिफ्यूजल होता है एफआईआर के लिए, सो क्या क्या रेमेडीज हैं। पहला तो अभी जो हमने जस्ट पढ़ा 154 क्लॉज 3 में आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं एंड देन ही कैन डिसाइड कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए या नहीं, ऑल दैट ही कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है 156 क्लॉज 3, इसमें क्या है मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं एंड ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन ए पर्टिकुलर केस, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200। फोर्थ ऑप्शन ये है आपके पास कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन या फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। अगर आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती है, सो यू कैन ऑल्सो अप्रोच द हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज पर द लॉ कि पहले आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट जो प्रैक्टिस में रूल है वो यही है कि आप वन बाय वन इन रेमेडीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट में जाने की रेमेडी आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप इससे पहले ये रिमेनिंग रेमेडीज को एक्सरसाइज कर चुके हैं और आपको वहां पर रिलीफ प्रोवाइड नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन हैव द रेमेडीज। ये वो रेमेडीज हैं जबकि आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते पुलिस ऑफिसर्स एंड दिस यूजुअली हैपेंस। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो बहुत सारे केसेस में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं just to bring your case to the light. Okay, so that the investigating procedure starts. Now what is another thing for FIR? The formalities mentioned in 154 are must. जो 154 में हमने formalities read करी कि writing में होना चाहिए, sign होना चाहिए, read over होना चाहिए, ये सारी conditions जो हमने read करी those are compulsory. अब इसमें एक कंडीशन ये भी गिवन है आपको 154 में कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी सप्लाई करनी है। ठीक है, दिस कंडीशन ऑल्सो यू हैव टू फुलफिल। जितनी भी ये कंडीशंस हैं ये सब आपको पूरी करनी है। इवन इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू कॉल द फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड। अगर आप मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेंट है ए ने कुछ क्राइम कमिट होते हुए देखा है, ही इज द विटनेस ऑफ अ क्राइम। ठीक है, उसकी लोकेलिटी में कोई क्राइम कंडक्ट हो रहा है, इमीडिएटली ए कॉल्स पुलिस। ठीक है, वो इमीडिएटली कॉल करता है पुलिस को और वो ब्रीफ में बताता है, ही गिव्स इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ऐसा ऐसा ऑफेंस हो रहा है, आप जल्दी से आइए एंड सेव द पर्सन्स हु आर द विक्टिम ऑफ दिस क्राइम। ठीक है, सो अभी ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब इनकम्प्लीट है ये इंफॉर्मेशन, उसने सारी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की, उसने सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फॉर एग्जाम्पल उसने एड्रेस बता दिया और उसने बताया कि क्या क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या होते हुए उसने देखा, सिर्फ उसने इतना बता दिया। कौन है, कहाँ से आया, किसने किया, ये सारी कोई भी डिटेल उसने मेंशन नहीं की। तो ये इंफॉर्मेशन अभी क्या है, हमारी जो फोन कॉल से दी गई है, दिस इज अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा या पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देंगे। नो, ये इंफॉर्मेशन भी एफआईआर में कन्वर्ट हो सकती है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि बाद में मतलब ये नहीं कि बहुत दिन बाद, जब ये इमीडिएट स्टेप पुलिस ले लेती है उसके बाद इमीडिएट स्टेप्स आर टेकन, ठीक है, टू प्रिवेंट द क्राइम, या जो भी इंस्टेंट रेमेडी होती है उसके लिए पुलिस अपना एक्शन ले लेती है, उसके बाद इस इंफॉर्मेंट को पुलिस बुलाएगी पुलिस स्टेशन में एंड देन विल आस्क हिम टू कंप्लाई विद दीज फॉर्मेलिटीज। उसके बाद उससे ये चीजें दोबारा पूछी जाएंगी एंड दे विल बी पुट इनटू राइटिंग, वो सारी चीजें राइटिंग में की जाएंगी एंड दिस पर्सन विल हैव टू साइन इट। ठीक है, सो ये जो रिक्वायरमेंट्स है 154 की, ये कंप्लीट होनी कंपलसरी है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में खुद गया है इंफॉर्मेशन देने के लिए,
तो उसी टाइम ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी एंड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। बट अगर फोन कॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो भी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर रीजनेबल टाइम, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं ये कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, सो आप इन फॉर्मेलिटीज से एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 154। ऐसा इसलिए है बिकॉज रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? FIR is not a substantive piece of evidence. ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी आस्क्ड इन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वेदर इट इज सब्सटैंटिव और नॉट। सो सब्सटैंटिव क्या होता है? सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है? सब्सटैंटिव एविडेंस वो होता है जो अपने आप में सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू प्रूव समथिंग, सफिशिएंट टू प्रूव समथिंग। ठीक है, वो होता है हमारा सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बट FIR क्या है? FIR सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। FIR किस चीज में आती है? कोर्ट हैज टू कंसिडर अदर एविडेंसेस ऑल्सो। सिर्फ FIR के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता, कन्विक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वन साइडेड इंफॉर्मेशन है। FIR क्या है? वन साइडेड इंफॉर्मेशन। अभी इसमें दूसरी साइड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है, कोई एविडेंसेस ही नहीं आए हैं, नो एविडेंसेस, कुछ भी यहाँ पर प्रोसीड नहीं हुआ है, राइट। तो सिर्फ इसके बेसिस पर कन्विक्शन या एक्विटल नहीं हो सकता, इसलिए ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। सो इसका क्या रोल है FIR का? फर्स्ट पर्पस तो ये है टू ब्रिंग लॉ इनटू मोशन। लॉ अपना काम करना स्टार्ट कर दे पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये इसका प्राइमरी पर्पस है FIR का। ठीक है, जो भी फर्दर स्टेप्स बनते हैं लॉ के अकॉर्डिंग कि पुलिस ऑफिसर ऑन स्पॉट जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है CRPC में, उस सब की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? FIR से। ठीक है, नाउ it's written here in FIR being not a substantive evidence, it can be used as a previous statement. तो FIR substantive evidence तो नहीं है, ये आपने देख लिया। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ इसके बेसिस पर कन्विक्शन या एक्विटल नहीं हो सकता, अदर एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी हमें FIR के साथ में, तब जाकर कोई केस डिसाइड होगा। ठीक है, सो इस FIR का क्या रोल है? ये काम कर सकता है आपके प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह, कि पहले एक पर्सन ने ये बात बोली थी FIR में, पर्सन ए ने FIR में सर्टेन फैक्ट्स स्टेट किए थे जिसपे उसके साइन भी हैं। कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 ईयर, मान लीजिए ड्यूरिंग ट्रायल, दोबारा जब उससे वही क्वेश्चन पूछा गया तो उसने अपना आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो FIR है ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है, उसको गलत साबित करने के लिए कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, दोनों में से एक बात आप झूठ बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट कोरोबोरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए वो अपना स्टेटमेंट ट्रायल में चेंज नहीं करता, वो रिपीट करता है सेम, ही रिपीट्स द सेम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? FIR किस तरह से एक्ट करेगी? कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, तो इससे जो हमारे एविडेंसेस हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टोरी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, एक तो इस तरह से काम कर सकता है FIR। इसके अलावा और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? दैट आई हैव रिटन हियर। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडमिशन। तो अब एडमिशन क्या होता है? सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है? कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, किसी फैक्ट से रिलेटेड एडमिशन है ये। ठीक है, सो FIR में आपने कुछ बातें बोली हैं, फॉर एग्जाम्पल आई woke up at 6 when I saw B coming
फ्रॉम मेन डोर, ठीक है, ये इसने एक स्टेटमेंट दिया है। सपोज वो पूरा नरेशन दे रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो ये जो इसके स्टेटमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कि ऐसा हुआ, वो क्या है, एडमिशन है। सो एफआईआर जो है वो एडमिशन की तरह भी एक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज डाइंग डिक्लेरेशन। अब सपोज करिए, डाइंग डिक्लेरेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ब्रीफ में समझिए। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, जब कोई पर्सन ही इज अबाउट टू डाई, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ डेथ, और ट्रांजैक्शन लीडिंग टू डेथ, ठीक है, इस टाइम पर वो कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और बाद में वो पर्सन मर जाता है, तो जो इसका ये वाला स्टेटमेंट होता है, मरने से पहले वो जिसने बताया होता है उस पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर मान लीजिए कि उसने पुलिस स्टेशन में जा करके एफआईआर लिखवाई थी उस पूरे प्रोसेस में, और उसी ऑफेंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक डाइंग डिक्लेरेशन की तरह भी एफआईआर यूज हो सकती है। ओके, अदर यूज कैन बी डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है, जब कोई पर्सन ये बताता है, कोई एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया और जो उसका वेपन है वो इस प्लेस पर हिडन है। वेपन या उससे रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है जिससे उसने क्राइम किया, वो पर्टिकुलर प्लेस पर सिचुएटेड है। तो ये है हमारा डिस्कवरी स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट वो एफआईआर में भी दे सकता है। एफआईआर में कन्फेशंस भी आते हैं, मतलब कोई एक्यूज खुद जाकर के भी पुलिस के सामने एफआईआर कर सकता है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट, बट आपको ये ध्यान रखना है, इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस, ठीक है। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, बट सब्सटैंटिव पीस हम उसे नहीं कहेंगे, बिकॉज अदर एविडेंसेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, are also required. All right. Now, what is the next thing? Delay in lodging FIR. So, अगर डिले होता है, जो कि बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, उस केस में क्या होगा, अगर डिले के लिए कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, इन दैट केस कोर्ट विल बी सस्पिशियस अबाउट द रोल ऑफ द इंफॉर्मेंट। मतलब अगर ये एफआईआर है और ऑफेंस हुआ है 24 नवंबर को, and this FIR is being lodged on 30 November, ठीक है, तो इस केस में देर इज अ डिले ऑफ 6 days, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेंट 6 days बाद पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, एंड पुलिस ऑफिसर इसे रजिस्टर करेगा, एंड अल्टीमेटली मैटर कोर्ट के पास जाएगा, तो कोर्ट ये देखेगा कि ऑफेंस इस डेट में हुआ था और पुलिस के पास ये गए हैं 6 days बाद या कुछ मंथ्स बाद, तो इतना गैप क्यों हुआ। तो या तो ये इंफॉर्मेंट जस्टिफिकेशन दे दे जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, बट अगर ये ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, तो कोर्ट इस इंफॉर्मेंट पर डाउट करेगा, इसके स्टेटमेंट पर डाउट करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनकी जो कोरोबोरेटिव वैल्यू है, इन पर जो बिलीफ है, वो कम हो जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट और एविडेंसेस को मांगेगा, स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस। द कोर्ट विल आस्क फॉर स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस, इसलिए जिससे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डिसाइड हो सके कि एक्चुअली व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ द मैटर। ओके, तो ये है आपका डिले इन लॉजिंग एफआईआर। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देर आर सम जजमेंट्स व्हिच सेज कि इफ देर इज अ सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, यूजुअली फॉर रेप केसेस, अगर डिले होता है, देर इज अ स्लाइट डिले, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज इट इज सच अ सेंसिटिव सिचुएशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा डिले होता है, रीजनेबल डिले, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट अगेन उसमें भी अगर एक्सेसिव डिले हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले है इन्फॉर्म करने में, इन दैट केस द कोर्ट कैन अगेन लुक विथ सस्पिशन, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है, इस टाइप के केसेस में अगर डिले होता भी है, स्टिल कोर्ट डज नॉट टेक दैट फैक्टर इनटू अकाउंट, बट कोर्ट मेरिट्स पर केस को डिसाइड करता है, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि इस टाइप के सिचुएशंस में एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द विक्टिम टू एक्चुअली कम अप विद द situation what he or she is facing or what has happened with her, ठीक है। तो इसमें
automatically कि stigma attached होता है, so delay is self-explanatory and usually the court decides the case on the basis of merits. But यहाँ पर भी अगर excessive delay है and no explanation, no proper explanation is being given, ये भी important है. Again, court can look with suspicion. Okay, because even in these cases, like sexual offenses cases, there are so many number of cases which are false. Okay, so false cases भी बहुत होते हैं, so इसलिए court has to be cautious even in these cases. Okay. Now next issue is in case of multiple FIRs. अगर multiple FIRs होती हैं तो क्या होगा? Court here High Court can quash subsequent FIR. अब ये multiple FIRs कब हो सकती हैं? For example, A, B, C, D, 4 persons are there और इन चारों के बीच में लड़ाई हो जाती है. किसी ने कोई एक्ट किया, किसी ने कोई एक्ट किया, पूरे ट्रांजैक्शन में ये चारों लोग इन्वॉल्व थे. अब इसमें से A अलग FIR करता है अगेंस्ट B, C and D. बी अलग एफआईआर करता है अगेंस्ट सी एंड डी, सिमिलरली सी एंड डी. तो ये सब लोग अलग अलग लोगों के अगेंस्ट अलग अलग एफआईआर करते हैं बट अबाउट द सेम ऑफेंस और ऑफेंस इन सेम ट्रांजैक्शन. ठीक है, ऑफेंस इन सेम ट्रांजैक्शन. तो क्या होगा? हाई कोर्ट के पास मैटर जाएगा एंड हाई कोर्ट विल क्वैश सब्सिक्वेंट एफआईआर. अगर 4 एफआईआर हुई हैं तो जो पहली वाली होगी उसको कोर्ट कंसिडर करेगा और सब्सिक्वेंट वाली को क्वैश कर देगा, यानी कि सब्सिक्वेंट एफआईआर्स के बेसिस पर प्रोसीडिंग्स नहीं कैरी होंगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स कैरी फॉरवर्ड होंगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट मल्टीपल FIRs. अब इसके बाद FIR में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. क्या FIR का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या नहीं? ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. This is a landmark judgment, Lalita Kumari versus Government of UP, and this is a 2013 judgment. Judgment came in 2013, but citation आपको देखने को मिलेगा 2014 का, because ये दिसंबर का जजमेंट है. ओके, सो इस चीज में आपको क्लियर रहना है. एंड दिस इज अ 5 member बेंच जजमेंट. 5 जजेस की बेंच ने ये मैटर डिसाइड किया था. एंड व्हाट डिड दे डिसाइड हियर? सेक्शन 154(1) की जो रिक्वायरमेंट है, दे मस्ट बी फॉलोड. जो हमने पढ़ा था कि राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रेड ओवर टू इन्फॉर्मेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी है. दैट द ऑफिशियल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल द केस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इफ इट इंडिकेट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उस केस को रिकॉर्ड करे. इन प्लेन इंग्लिश ये चीज कोर्ट ने बोली है. ठीक है, इट इज मैंडेटरी. इसको फिर हाईलाइट किया है कि ये आप समझ लें कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्लियर वर्ड्स में बोला है. बट इफ नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज इंडिकेटेड, एफआईआर नीड नॉट बी फाइल्ड राइट अवे. अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च हो. उस केस में क्या हो सकता है? पुलिस ऑफिसर में टेक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. वो एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जस्ट टू नो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इस केस में या नहीं. तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल में से क्या हुआ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ऑफिसर एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. नाउ द इन्फॉर्मेंट मस्ट बी टोल्ड विद इन 7 days आफ्टर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. जब ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी उसके 7 days के अंदर, 7 days के अंदर बताना होगा पुलिस ऑफिसर को. मस्ट बी टोल्ड विद इन 7 days आफ्टर. जैसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद के 7 days जो है उसके अंदर इंफॉर्मेंट मस्ट बी टोल्ड इंक्वायरीज कंक्लूजन कि क्या एफआईआर इस केस में फाइल होगी या नहीं होगी. ओके, देन दे आर सीइंग द रिक्वायरमेंट टू फाइल एन एफआईआर हैज सेवरल बेनिफिट्स. तो इसका क्या बेनिफिट है? एक्सेस टू जस्टिस. ऐसा क्यों कहा गया? आप ये देखिए कि एफआईआर का लॉन्च होना क्यों कंपलसरी बताया गया है. क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि एफआईआर एक फर्स्ट स्टेप है. सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे कोई इंडिविजुअल कन्विक्ट नहीं होता, राइट. तो एफआईआर लॉन्च होने या नहीं होने से कोई भी पर्सन जेल में नहीं जा रहा. बट अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, एविडेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद, एंड एविडेंसेस के बेस पे डिसाइड होता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है.
सो ये एक फेयर प्रोसीजर के थ्रू डिसाइड हो रहा है गिल्टी या नॉन गिल्टी। वहीं अगर आप इनिशियली ही एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर देते हैं एंड एक्चुअली दैट केस हैड हैपेंड, जो वो ऑफेंस हुआ था, और आपने एफआईआर ही रजिस्टर नहीं किया, तो जस्टिस तो हुआ ही नहीं एक विक्टिम के साथ, राइट। बट यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एफआईआर ले लिया, पुलिस ऑफिसर ने ले लिया, बट कोई केस नहीं था, तो यहाँ नॉन गिल्टी प्रूव हो जाएगा, तो किसी का लॉस नहीं हुआ, अल्टीमेटली जस्टिस विल बी सर्व। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सेस टू जस्टिस के लिए एफआईआर का होना बहुत जरूरी है, इट्स कंपल्सरी, एंड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, फैसिलिटेटिंग क्विक इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये सारे पर्पसेस के लिए एफआईआर इज कंपल्सरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर नॉन कॉग्निजेबल है देन इट्स नॉट कंपल्सरी, फिर उसका दूसरा प्रोसीजर है गिवन इन सेक्शन नंबर 155। ऑल राइट, so the next topic is section number 160 of the CRPC. This we will discuss in the next class. So next class में हम यहाँ से discussion करेंगे. So guys, stay tuned. If you like these classes, please connect with us. अगर आपको ये classes अच्छी लगती हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं. And these classes are held live on a daily basis on YouTube. So आप YouTube से हमें follow कर सकते हैं इन classes को. And these classes are meant for CLAT PG 2023. इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी पर्पस है ना, आपको लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए on these subjects, still you can go through our classes. Okay, so see you in the next class. Bye guys.